और बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को चुनाव आचार संहिता के लिए ईसी उल्लंघन के मामले में ईसी ने आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री की तरफ से चुनावी वादे और घोषणाएं करने के मामले में चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर आज शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में हेमंत बिस्व शर्मा को इसी ने नोटिस जारी किया है। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, 3 विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने चुनावी सभाएं की थी और उस चुनावी सभाओं के दौरान इन्होंने विभिन्न घोषणाएं की थी, चुनावी वादे किए थे, जिसकी शिकायत एपीसीसी की तरफ से यानी असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चुनाव आयोग को की गई थी। और उसी का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने पाया कि असम के मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी घोषणाओं और वादे से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसलिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। कल शाम को नोटिस भेजा गया और आज शाम तक जवाब मांगा गया कि वो बताए कि कैसे ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है और चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। देखिए, 30 अक्टूबर को वहां मतदान है और 30 अक्टूबर से पहले अभी प्रचार के लिए काफी समय का वक्त बाकी है और ऐसे में अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाता है तो मुश्किल हो सकती है असम के मुख्यमंत्री के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए नीरज, जवाब तो शाम तक मांगा गया है, लेकिन फिलहाल क्या हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से किसी तरह की कोई सफाई सामने आई है? तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर हेमंत बिस्व शर्मा को ईसी ने आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से चुनावी वादे और घोषणाएं करने के मामले में चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन का ये नोटिस हेमंत बिस्व शर्मा को जारी किया। समीर वानखेड़े आज एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के सामने पेश होंगे। आरन खान ड्रग्स मामले में वसूली के आरोपों के बीच एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे हैं, जहां आज समीर वानखेड़े की एनसीबी के डीजी सत्यनारायण प्रधान के साथ अहम बैठक होगी। और इस बैठक में समीर वानखेड़े ड्रग्स केस और खुद पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी दिल्ली की 3 सदस्यीय टीम एनसीबी पर लगे आरोपों की जांच के लिए मुंबई जाएगी। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में समीर वानखेड़े ने अपने और अपने परिवार पर लगे आरोपों का खंडन किया। उन्होंने बताया कि वो रूटीन काम से दिल्ली आए हैं। आप दिल्ली आए हुए हैं, आपने बताया कि आपकी यूपीएससी में कोई मीटिंग है, लेकिन सर जिस तरह से विजिलेंस जांच शुरू हुई है आपके और आपकी पूरी टीम के अगेंस्ट, उस पर आपका क्या कहना है सर? पहली प्रतिक्रिया। मैंने पहली बात है कि मैं मीडिया से बात नहीं कर सकता हूँ, नंबर 1 जी। और नंबर 2, मैंने आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है कि मैं ये काम से वो काम से, मैं एक मेरे नॉर्मल रूटीन काम से आया हूँ, विच इज एन ऑफिशियल वर्क। ठीक है सर, ये आपके सर परिवार पे आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका सर? हमले हो रहे हैं लगातार, परिवार पे हमले हो रहे हैं, वो डिफेंड करेंगे एंड उसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उसका काफी खंडन करूंगा। सर, आपने पहले दिन से लगातार आपके 365 दिन आप कोई ना कोई इंक्वायरी कोई रेड कर रहे हैं, लेकिन इसी केस में क्यों आपके ऊपर आरोप लगे सर? ऐसा क्या वजह थी सर? आप दूसरे लोगों को पूछिए, आप सब जानते हैं क्या रीजन है। जी, थैंक यू अमित, थैंक यू। ओके सर। पहले से विवादों में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं जब क्रूज ड्रग्स केस के एक अहम गवाह ने पाला बदल लिया। प्रभाकर साइल नाम के गवाह ने समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। और अहम बात यह कि प्रभाकर साइल के आरोपों के घेरे में किरण गोसावी भी आ गए। किरण गोसावी भी इस केस में अहम गवाह हैं। प्रभाकर साइल अपने लिए सुरक्षा मांगने मुंबई पुलिस के कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे। प्रभाकर साइल को अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो अब मुंबई पुलिस के मुख्यालय पहुंचे हैं, आला अधिकारी से मिलेंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। उनका एक वीडियो संदेश फैलने में देर नहीं लगी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किरण गोसावी को उन्होंने किसी से फोन पर बातचीत करते सुना, जिसमें वो 25 करोड़ की डील कर रहे थे। गाडीमधून परत त्यांनी फोन केला की 25चा बॉन्ड टाक, लास्ट 18ला कर, कारण की 8 समीर वानखेड़े साहेबांना जाणार है। प्रभाकर साइल के मुताबिक वो किरण गोसावी के ड्राइवर और पर्सनल गार्ड के तौर पर उनके साथ काम करते थे। लेकिन उनके इन आरोपों के बाद समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई। खुद एनसीबी के अधिकारियों को सामने आकर यह बताना पड़ा कि समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच विजिलेंस से करवाई जाएगी। और खबर यह है कि जांच के लिए दिल्ली से 3 सदस्यों की टीम मुंबई पहुंचेगी। लेकिन समीर वानखेड़े के विरोध में केवल नवाब मलिक नहीं बल्कि शिवसेना भी उतर आई। देशभक्ति का मुखौटा पहनकर राजनीति में, प्रशासन में, केंद्रीय जांच
एजेंसी में क्या होता है उस बारे में अब एसआईटी को गठित करके एक जांच होनी चाहिए। लेकिन जब शिवसेना ने मामले में एसआईटी जांच की मांग उठाई तो बीजेपी ने सीबीआई जांच की गुहार लगा दी। देश भर में जो प्रामाणिकता के साथ अफसर काम कर रहे हैं उनका मनोबल न गिरे, इसके लिए इसकी जांच पुनः सीबीआई के द्वारा आवश्यक है। हालांकि समीर वानखेड़े ने इससे पहले एनडीपीएस कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और कोर्ट को यह कहा था कि उन पर निजी हमले किए जा रहे हैं, जबकि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। इस बीच समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े का आरोप लग गया। बर्थ सर्टिफिकेट के विवाद में समीर वानखेड़े ने बयान जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेवजह उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बिना इजाजत उनके निजी दस्तावेज सार्वजनिक करने का आरोप भी लगाया। इससे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी जाति का नकली सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बर्थ सर्टिफिकेट भी डाला और दावा किया कि वो सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है, जिसमें उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ था। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी ने ट्वीट कर आरोपों को गलत बताया। समीर की पत्नी क्रांति ने लिखा कि वो और उनके पति जन्म से हिंदू हैं और 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी की थी। समीर के पिता ने भी आरोपों को गलत बताया। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो, अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब बुराई है। दिल्ली के सराय काले खां में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च यानी आईडीटीआर में ई ऑटो मेले की शुरुआत हुई। यहां बिजली से चलने वाले ऑटो की प्रदर्शनी लगाई गई। इस ऑटो की खास बात यह दिखी कि दिल्ली सरकार ने जल्द ही इन्हें दिल्ली की सड़कों पर उतारने का भरोसा जताया। साथ ही इनमें महिला ऑटो ड्राइवरों के लिए खास इंतजाम किए गए। 4000 से ज्यादा जो ऑटो होंगे उनको परमिट दिया जाएगा और उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। इस मौके पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ई ऑटो की सवारी की। दावा किया गया कि इस मुहिम से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसमें महिलाओं को मिली खास हिस्सेदारी महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करेगी। इन ऑटो का रंग आम ऑटो से अलग होगा ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इसका फैसला दिल्ली सरकार ने 1 साल पहले लिया था, जिसके जमीन पर जल्द उतरने की उम्मीद जताई गई। आने वाले 2 से 3 महीने में ये ऑटोज आपकी सड़कों पर ठीक है। यूपी में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व एमएलसी राजेश पति त्रिपाठी और उनके बेटे ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। खबर है कि पारस मामरे ने टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच पद के लिए आवेदन किया। मामरे करीब 1 दशक से बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट एकेडमी से जुड़े हुए हैं और राहुल द्रविड़ के करीबी माने जाते हैं। द्रविड़ को ही भारतीय टीम का अगला मुख्य कोच बनाए जाने की चर्चा है। गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा खत्म हो गया है और उन्होंने अपने दौरे का आखिरी कार्यक्रम सीआरपीएफ के कैंप में जवानों के साथ किया। सीआरपीएफ के जवानों की उन्होंने खूब पीठ थपथपाई। अमित शाह ने इसके बाद सीआरपीएफ के कैंप में रखे हथियार भी देखे। सीआरपीएफ के अधिकारी गृहमंत्री को अलग अलग हथियारों की बारीकियां बताते हुए दिखे। इसके बाद गृहमंत्री ने डिनर भी सीआरपीएफ की कैंटीन में बैठकर किया। सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ ही बैठकर गृहमंत्री ने खाना खाया। सभी सेक्टरों में मोर्चा संभाला है। कम से कम मैं तो आश्वस्त हूं कि सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है, कुछ नहीं होने वाला है। देश में कभी भी कहीं पर भी दंगे हालांकि अब कम होते हैं, अच्छाई है कम होते हैं, और कहीं भी दंगे होते हैं, चुनाव होता है तो राज्य के मुख्यमंत्री का फोन आएगा तो मुझे तुरंत कहेगा भाई साहब रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ को भेजिएगा। और अपने इस दौरे के आखिरी दिन इस तरह से उन्होंने सुरक्षा बल का हौसला बढ़ाया। पुलवामा में सीआरपीएफ के कैंप में उन्होंने जवानों के साथ लंबा वक्त बिताया। देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा जवानों के हथियार भी देखे और उनकी तकलीफें भी जानने की कोशिश की। सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही उन्होंने डिनर भी किया और इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ रहे। जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के
पिछड़ेपन के लिए विरोधी दलों पर निशाना साधा और विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर भरोसा करने की अपील की। कश्मीर की जनता का भरोसा जीतने की इस पहल की एक तस्वीर श्रीनगर की एक जनसभा में सामने आई, जहां केंद्रीय मंत्री ने मंच पर लगे बुलेट प्रूफ शीशे को देखकर उसे हटाने का इशारा किया। अमित शाह का संकेत मिलते ही खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उसे हटवाते दिखे। जनता का उत्साह दिखा तो गृह मंत्री विरोधियों को ललकारते दिखाई दिए। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बात करने की सलाह का उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। हालांकि अमित शाह के सख्त रुख के बावजूद फारूक अब्दुल्ला अपनी पुरानी बात पर अड़े रहे। जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी और बातचीत करने से इस मसले को हल नहीं किया जाएगा, तब तक कभी अमन नहीं आएगा। लेकिन गृह मंत्री अलग नजरिए के साथ कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते दिखाई दिए। श्रीनगर में उन्होंने नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे और इसके बाद जब वो मंच से उतरे तो जनसभा में शामिल लोगों में उनसे मिलने की होड़ लग गई। जनसभा को संबोधित करने से पहले अमित शाह सूफी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात से भी पहले केंद्रीय गृह मंत्री गांदरबल पहुंचे, जहां उन्होंने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी दिखे। मध्य कश्मीर जिले के तल्लामुला इलाके में चिनार के पेड़ों से घिरे मंदिर परिसर में अमित शाह तड़के ही पहुंच गए, जहां वो कश्मीर के पारंपरिक लिबास फिरन में नजर आए। गृह मंत्री ने माता रागनिया देवी की पूजा की और कश्मीर की समृद्धि और विकास का आशीर्वाद मांगा। जम्मू कश्मीर के लिए यही संकल्प श्रीनगर की जनसभा में उनके भाषण में भी नजर आया, जहां कश्मीर की हालत के लिए वो पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराते दिखे। मैं पूछना चाहता हूं फारूक साहब, जरा हिसाब तो दीजिए, 70 साल तक कश्मीरियों के इलाज की व्यवस्था आपने क्यों नहीं करी भला? गांदरबल में पूजा के बाद अमित शाह जैसे ही मंदिर से निकले, सुरक्षा के लिए तैनात कई जवान एक खास दूरी बनाकर उनके साथ तस्वीर लेने लगे। अमित शाह का ध्यान जब इन जवानों की तरफ गया तो उन्होंने इन्हें अपने पास बुलाकर फोटो खिंचवाई। अपनी इस यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री ने विकास की कई परियोजनाओं की नींव रखी और कुछ का उद्घाटन भी किया। और सुबह के इन व्यस्त कार्यक्रमों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शाम ढलते ही डल झील के किनारे शिकारा महोत्सव देखने के लिए पहुंच गए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी नजर आए। कार्यक्रम में प्रोजेक्टर की मदद से लाइट एंड साउंड शो का मनमोहक नजारा दिखा। डल झील के किनारे लेजर शो के अनुभव को अमित शाह ने अनोखा बताया। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों ने झील के बीच में नाव पर कश्मीर की अनूठी संस्कृति की झलक पेश की। लेकिन एक तरफ कश्मीर की अमन पसंद जनता का दिल जीतने की कोशिश होती दिखी, तो दूसरी तरफ कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने की तैयारी भी होती रही। बताया गया कि अमित शाह ने कश्मीर दौरे में आतंकियों से निपटने का खाका तैयार कर लिया, जिसमें घाटी में रहने वाले अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देने की योजना बनी, जिसके लिए सुरक्षा बल की चौकियां बढ़ाने और ड्रोन से निगरानी करने का फैसला हुआ। यही नहीं, कश्मीर के 6 जिलों में आतंकियों के 650 मददगारों की पहचान कर ली गई, जिनसे आने वाले कुछ दिनों में रणनीति के मुताबिक निपटा जाएगा। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आरन खान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट आरन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। आरन पिछले 19 दिनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद आरन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और जमानत अर्जी दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई होगी। इनका एलिगेशन रॉन्ग है, फॉल्स एलिगेशन है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने पहले से दिन से कहा था कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दीजिए, अभी तक दिए नहीं। वो बोलते कुछ दे विल प्रेजुडिस इन्वेस्टिगेशन व्हाटएवर केस में भी। मैंने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा, बट नहीं हुआ। फिर खिला कोर्ट में मना हो गई, सेशन कोर्ट में गए, बड़ी उम्मीद साथ में गए, छुट्टियां इतनी आ गई, छुट्टियों के बाद में गए, वहाँ पे भी बहुत निराशजनक हुए। अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हाई कोर्ट में निराश नहीं रहेंगे। दिल्ली में ठेकेदारी और निजीकरण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन किया राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने, जिसमें करीब 80 संगठन शामिल हैं, जिनके लोग मुख्यमंत्री के घर की ओर निकल पड़े और रास्ते में लगे बैरिकेड को गिराते हुए आगे बढ़े। इससे पहले ये लोग तख्तियां और बैनर लेकर आगे बढ़े तो
तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने बैरिकेड गिराने के लिए पूरा दम लगा दिया। पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार प्रदर्शनकारी बैरिकेड गिराने में कामयाब हुए। इन लोगों ने ठेकेदारी और निजीकरण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा और उन्हें खत्म करवाने के लिए मार्च निकाला। तमाम लोग हाथों में तख्तियां लेकर इस तरीके से सीएम आवास के बाहर विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इस प्रदर्शन को करने वाले राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा में सफाई कर्मचारी यूनियन समेत कई सामाजिक संगठन शामिल रहे, जिनसे जुड़े लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरियों और सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। पहली बार अयोध्या आए अरविंद केजरीवाल सुबह 9 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। इससे पहले सोमवार को अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने शाम को सरयू आरती में हिस्सा लिया और पूजा भी की। केजरीवाल की अयोध्या यात्रा को 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है और 2022 विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने में जुटी है। अफ्रीकी देश सूडान में आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। वहां सेना ने तख्ता पलट कर दिया और अंतरिम प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को गिरफ्तार करके किसी अनजान जगह पर ले गई। इसी के साथ सूडान को जुमा 2 साल पहले नसीब हुआ लोकतंत्र एक बार फिर बेड़ियों में जकड़ दिया गया और वहां इमरजेंसी लगा दी गई। ऐसे में जैसे ही ये खबर फैली, लोकतंत्र के हजारों समर्थक गुस्से से फट पड़े। वो सेना से हिसाब मांगने के लिए सड़कों पर उतरे तो राजधानी खर्तूम में कोहराम मच गया। प्रदर्शनकारी इतने भरे हुए थे कि उन्होंने सब कुछ ठप करने की कसम खा ली। लोग गाड़ियों में भर भर कर टायर लाए और दर्जन के दर्जन उन टायरों को फूंककर रास्ते ब्लॉक कर दिए। इन जलते टायरों से उठता घना काला धुआं सूडान में लोकतंत्र के ऊपर मंडराते काले बादलों की तरह नजर आने लगा। प्रदर्शनकारी इतने पर भी नहीं रुके, बाकी की कसर उन्होंने सड़कों पर ईंटें रखकर पूरी कर दी। महिलाएं तो लोकतंत्र के लिए छिड़ी इस लड़ाई को धार देती नजर आई ही। राजनीति की रस्साकशी से अनजान बच्चे भी सेना के खिलाफ झंडा बुलंद किए दिखे। ऐसे तमतमाए लोगों का सेना ने रास्ता रोका तो प्रदर्शनकारी उसे उसका फर्ज याद दिलाने के लिए सूडान का राष्ट्रगान गाने लगे। बताया गया कि सेना ने गुस्से में प्रदर्शनकारियों पर गोली तक चला दी और तस्वीरों में कुछ लोग लहूलुहान भी नजर आए। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खबर है कि ये वायरल वीडियो श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का है, जिसमें लड़कियां पाकिस्तान के समर्थन वाले नारे लगाती हुई दिख रही हैं। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था, जिसके बाद गर्ल्स हॉस्टल में नारेबाजी हुई थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर वहां के खुफिया विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। News18.com की रिपोर्ट है कि एक इंटरव्यू में साद अल जाबरी नाम के इस पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गद्दी के लिए 2014 में सऊदी अरब के किंग शाह अब्दुल्ला की हत्या करवाना चाहते थे। हालांकि अपने इस दावे के समर्थन में साद अल जाबरी ने कोई सबूत नहीं दिए, मगर इस पूर्व अधिकारी ने यह जरूर बताया कि क्राउन प्रिंस के पास एक जहरीली अंगूठी है जो उन्होंने रूस से खरीदा। इसके जरिए ही किंग अब्दुल्ला को मारने का प्लान बनाया गया। साथ ही साद अल जाबरी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को चेतावनी भी दी और दावा किया कि उनके पास शाही घराने से जुड़ा एक वीडियो है जिसके जरिए वो शाही परिवार के कई राज का पर्दाफाश कर सकते हैं। वहीं सऊदी अरब सरकार ने बताया कि अल जाबरी अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को छिपाने के लिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सऊदी सरकार ने इस पूर्व अधिकारी के प्रत्यर्पण के लिए कनाडा से मदद भी मांगी। ईरान से तनातनी के बीच इजराइल अपनी अब तक की सबसे बड़ी एयरफोर्स ड्रिल को अंजाम दिया। 2 हफ्ते तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत 7 देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं, जिनके लड़ाकू विमानों ने इजराइल के आसमान में अपना दमखम दिखाया। इस अभ्यास की तस्वीरें भी जारी की गई, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में बने एयरबेस से उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। इस अभ्यास का मकसद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर उड़ाना और उनकी साझा ताकत का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए अमेरिका में बने 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमानों को F-16 जैसे विमानों के साथ उड़ाया गया। इस अभ्यास में भारत की तरफ से मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया।
इसके अलावा वहां फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमान और ब्रिटेन के यूरो फाइटर लड़ाकू विमानों ने भी साझा अभ्यास किया। रफाल 4.5 जनरेशन के बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान हैं और अब ये भारत की वायुसेना का भी हिस्सा हैं। हिमाचल में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में साउथ ब्लॉक में बने अपने मंत्रालय के दफ्तरों में साफ सफाई का जायजा लिया और कर्मचारियों को कुछ निर्देश दिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 5-0 से हरा दिया। इस मैच में लिवरपूल के फुटबॉलर मोहम्मद साले ने गोल की हैट्रिक लगाई। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद फिर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। वो बुधवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने एक चुनावी सभा में बंगाल कांग्रेस पर चुटकी ली और उसे टीएमसी में विलय कर लेने का सुझाव दिया। तृणमूल कांग्रेसटाई आसल कांग्रेस एवं एर साथे कांग्रेसटा मार्च करे गेले अस्तित्व बाँचबे। ममता के मंत्री के इस सुझाव पर कांग्रेस भड़क गई और उसने पलटवार करने में देरी नहीं की। अभी भी ऐसा नहीं होता है कि नेशनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में उसका समावेश हो। रूस में कोरोना वायरस के खौफ से कई शहर लॉक करने पड़ गए। रूस में एक ही दिन में रिकॉर्ड 38,000 मरीज सामने आए, जबकि 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया। इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, जबकि मनोरंजन के लिए होने वाले कार्यक्रमों को भी बैन कर दिया गया। मॉस्को में स्कूल बंद हो गए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 30 अक्टूबर से हफ्ते भर के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी से नहीं मिलेंगे। इसी वजह से पुतिन इटली में होने वाले G20 सम्मेलन में भी नहीं जा रहे हैं, जबकि चीन की हालत तो बिगड़ती हुई जा रही है। कोरोना ऐसा फैला कि राजधानी बीजिंग से बाहर जाने या किसी के बीजिंग आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, जबकि वायरस वहां के 11 प्रांतों को अपनी चपेट में ले चुका है। ग्रुप बनाकर लोगों के घूमने फिरने पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस बार जो कोरोना फैला है उसकी वजह से पर्यटकों के ग्रुप को माना जा रहा है। बीजिंग और वुहान में जो मैराथन होनी थी वो भी रद्द करनी पड़ गई। सोचिए कितनी भयानक स्थिति है। वुहान चीन का वही शहर है जहां से पूरी दुनिया में कोरोना का विस्फोट हुआ था। यानी कोरोना का कहर अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद इसने फिर से कुछ देशों में टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इस खौफ से चीन के साथ रूस में कई शहर लॉक करने पड़ गए हैं। रूस में तो एक ही दिन में रिकॉर्ड 38,000 मरीज सामने आए, जबकि 24 घंटे में मौत का यह आंकड़ा 1,000 को भी पार कर गया। इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, जबकि मनोरंजन के लिए होने वाले कार्यक्रमों को भी बैन कर दिया गया। साथ ही मॉस्को में स्कूल बंद हो गए। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हफ्ते भर के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और इस दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी से नहीं मिलेंगे और इसी वजह से पुतिन इटली में होने वाले G20 सम्मेलन में भी नहीं जा रहे हैं, जबकि चीन की हालत और बिगड़ती हुई जा रही है। जहां कोरोना फैला कि राजधानी बीजिंग से बाहर जाने या किसी के बीजिंग के भीतर आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, जबकि वायरस वहां के 11 प्रांतों को अपनी चपेट में ले चुका है और ग्रुप बनाकर लोगों के घूमने फिरने पर भी अब रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस बार जो कोरोना फैला है उसकी वजह से पर्यटकों के ग्रुप को माना जा रहा है। बीजिंग और वुहान में जो मैराथन होनी थी वो भी रद्द करनी पड़ गई है। सोचिए कितनी भयानक स्थिति है। वुहान चीन का वही शहर है जहां से पूरी दुनिया में कोरोना का विस्फोट हुआ था। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। एक दिन पहले वहां बजरंग दल के कई कार्यकर्ता शूटिंग के सेट पर जबरन पहुंच गए थे और वहां मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया था। सामने आए इस वीडियो में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता शूटिंग वाली जगह पर जबरन घुसते दिखाई दिए। इसके बाद उन लोगों ने एक आदमी पर हमला बोल दिया। उसे लात घूंसों और डंडों से खूब पीटा गया। वेब सीरीज आश्रम 3 के डायरेक्टर प्रकाश झा को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा और उन पर स्याही फेंक दी। इतना ही नहीं, इस दौरान इन लोगों ने पास खड़ी कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इन लोगों ने प्रकाश झा पर इस वेब सीरीज के जरिए हिंदू समुदाय के आश्रमों को बदनाम करने का आरोप लगाया। इतना ही नाम देने का शौक है और इतना ही पॉपुलर होने का शौक है, हिम्मत है तो रख दो ना मदरसे में क्या चल रहा है। इस बवाल के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। वहीं घटना पर फिल्म प्रोड्यूसरों के संगठन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कड़ा ऐतराज जताया।
और प्रशासन से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी पुलिस को इस मामले के हर पहलू की जांच करने के निर्देश दिए, ताकि ये पता चल सके कि शूटिंग के दौरान हमला क्यों किया गया और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। किसी ने बलवा किया है वो भी गलत है, लेकिन इनने किया है तो ये भी गलत है। दोनों पर कार्रवाई का विचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। खुद शिवराज सरकार ऐसी फिल्मों के निर्माण की अनुमति देती है और दूसरी तरफ उरी से जुड़े संगठन इस तरह की गुंडागिरी करते हैं। बताया गया कि इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। एटीएस ने भुज से जासूसी के आरोप में एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो बीएसएफ में तैनात है। पकड़े गए आरोपी का नाम सज्जाद बताया जा रहा है। इसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच करने पर पता चला कि आरोपी जवान ने पिछले 1.5 साल में 2 सिम कार्ड एक्टिव किया और इनकी मदद से सेना और अर्धसैनिक बल की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई। साथ ही भर्ती के लिए फर्जी सर्टिफिकेट भी बनाए। गुजरात एटीएस ने शुरुआती जांच में यह भी पाया कि आरोपी 2011 में समझौता एक्सप्रेस से पाकिस्तान गया और वहां वो 1 दिसंबर 2011 से 16 जनवरी 2012 तक भी रुका। और अब एटीएस इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस दौरान वो वहां किन किन लोगों से मिला और आईएसआई को कौन कौन सी जानकारियां दी हैं। यही नहीं, उसके बैंक अकाउंट भी एजेंसी खंगालने में जुटी हुई है। और जानने मिला है कि वो ये मतलब अपने मोबाइल से ये सब सारी हकीकत, ये सब की गुप्त इंफॉर्मेशन पड़ोसी देश को भेज रहा था। ये बात सही है। इसकी भनक कुछ रोज पहले ही गुजरात एटीएस को लगी थी, जिसके बाद उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया। एटीएस ने भुज से जासूसी के आरोप में एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो बीएसएफ में तैनात है। पकड़े गए आरोपी का नाम सज्जाद बताया जा रहा है, जिसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच करने पर यह पता चला कि आरोपी जवान ने पिछले 1.5 साल में 2 सिम कार्ड एक्टिवेट किए और इनकी मदद से सेना और अर्धसैनिक बल की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई। साथ ही उसने भर्ती के लिए फर्जी सर्टिफिकेट भी बनाए। गुजरात एटीएस ने शुरुआती जांच में यह भी पाया कि आरोपी 2011 में समझौता एक्सप्रेस से पाकिस्तान गया और वहां वो 1 दिसंबर 2011 से 16 जनवरी 2012 तक रुका। और अब एटीएस इस बात की पड़ताल कर रही है कि इस दौरान वो वहां किन किन लोगों से मिला और आईएसआई को कौन कौन सी जानकारियां उसने दी। यही नहीं, उसके बैंक अकाउंट भी एजेंसी खंगालने की कोशिश में जुटी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास को लेकर आरजेडी के रुख के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। खासतौर पर भक्तचरण दास के बारे में लालू प्रसाद यादव के बयान पर कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये तलखी इस कदर बढ़ गई कि लालू प्रसाद के अंदाजे बयां पर लहलोट होने वाली कांग्रेस ने पटना के करगिल चौक पर उनके ही नाम का पुतला फूंक दिया। लेकिन आरजेडी को अपने सबसे बड़े नेता के लिए कांग्रेस का ऐसा रवैया नागवार गुजरा, जिसकी टीज ट्विटर पर दिखी। पार्टी ने एक तस्वीर ट्वीट कर उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने पर तंज कसा और आरोप लगाया कि कांग्रेस न तो खुद बीजेपी को हराएगी और न ही दूसरों को हराने देगी। भक्तचरण दास जी कांग्रेस के प्रभारी कम, बीजेपी एनडीए के भक्त ज्यादा हैं। जाहिर है विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनावों ने बिहार में महागठबंधन को दो फाड़ कर दिया है। लेकिन इस टूट की वजह उपचुनावों को लेकर सीटों के झगड़े से ज्यादा कांग्रेस की महत्वाकांक्षा बताएगी। एक वजह कांग्रेस में कन्हैया कुमार की एंट्री को माना गया, जिसके पूते कांग्रेस बिहार में खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने की रणनीति बनाती दिखी। और इसी चक्कर में जब कांग्रेस ने आरजेडी की नीयत पर सवाल उठाए तो लालू प्रसाद का गुस्सा भक्तचरण दास पर फूटा। चरण यादव भक्त को न रही है, उसको कुछ पता है। लालू प्रसाद के बयान पर पटना में पुतला दहन हुआ तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता उनके गुस्से को कम करने की कोशिश करते दिखाई दिए। लालू यादव जी बहुत वयोवृद्ध नेता हैं, इस देश की राजनीति में सब उनका सम्मान करते हैं। इस झगड़े से बिहार में महागठबंधन का भविष्य खत्म होता दिखने लगा है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बड़े नक्सलियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया, जबकि कुछ नक्सलियों के घायल होने की खबर है। साथ ही नक्सलियों के एक बड़े कैंप को भी तबाह करने के जवानों को कामयाबी मिली है। नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। मुठभेड़ वाली जगह से जवानों ने AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। एनकाउंटर खत्म होने के बाद इलाके में छिपे नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन भी जवानों ने चलाया।
यही वजह रही कि सुरक्षा बल के कामयाब होने की, जिसमें नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी। नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बड़े नक्सलियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया, जबकि कुछ नक्सलियों के घायल होने की खबर है। साथ ही नक्सलियों के एक बड़े कैंप को भी जवानों ने तबाह कर दिया है। और नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया, जिसमें मुठभेड़ वाली जगह से जवानों ने AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। एनकाउंटर खत्म होने के बाद इलाके में छुपे नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन भी